प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सीयू सेट एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 17 में ग्रुप थ्योरी से पूछे गए क्वेश्चन का सलूशन। तो आपका क्वेश्चन पहला जो है वो है, इफ जी इज ए ग्रुप एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन जी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। दूसरा, H is not a normal subgroup G, H is a subgroup of G। चौथा, none of these। तो अब ये क्या है, G कोई ग्रुप है, गिवन क्या है आपको, G be any group and H be the subgroup of G। सबग्रुप ऑफ जी ऑफ इंडेक्स 2 इन जी। मतलब H सबग्रुप है किसका, जी का, जिसका इंडेक्स 2 है। तो अब हमको बताना क्या है कि ये जो H होगा वो नॉर्मल सबग्रुप होगा या H इज नॉट नॉर्मल सबग्रुप, H इज सबग्रुप ऑफ जी और नन ऑफ दिस। तो अब पहले ही दिया गया है H इज सबग्रुप ऑफ जी, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको ऐड कर दिया गया है कि इसका इंडेक्स जो है सबग्रुप का वो क्या है, 2 है। तो हम एक रिजल्ट जानते हैं, if H is subgroup of index 2 in G, then H is normal subgroup of G। सबग्रुप ऑफ जी मतलब कोई भी सबग्रुप उसका अगर इंडेक्स क्या है, 2 है, तो वो नॉर्मल सबग्रुप हो जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा ट्रू हुआ, आपका ऑप्शन ट्रू हुआ पहला, H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी सबग्रुप का इंडेक्स क्या है, 2 है, तो वो नॉर्मल सबग्रुप होगा। अब इंडेक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच को हम इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 2। तो अगर ऐसा आपको मिले कोई भी सबग्रुप तो वो नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सीधा एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। और आपके एग्जाम में जितने भी लगभग क्वेश्चन पूछे आते हैं सारे रिजल्ट पर ही बेस्ड होते हैं। तो आप दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, देन ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एम एंड ए बी इसके 2 एलिमेंट हैं, किसके, जी के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए ये क्या होगा, ये इक्वल होंगे कि नॉट इक्वल होंगे कि नॉट डिफाइंड होगा। तो आप देखो, पहला ऑप्शन होगा कि ये ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये सेम है, इन दोनों के ऑर्डर सेम है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि अनइक्वल मतलब सेम नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। तो अब आप जानते हैं, एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, अगर x और a कोई 2 एलिमेंट ग्रुप में है तो ऑर्डर ऑफ
ए एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ये होता है। ये आपका एक रिजल्ट है कि अगर दो एलिमेंट एक्स और ए आपके ग्रुप जी में है और तो आप क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ये एक्स ए इनवर्स ये किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर, ऑर्डर ऑफ एक्स के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो मिड में है उसी के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए, हम चलो देखते हैं कि इसका और इसका ऑर्डर या ग्रुप के बराबर होगा या सेम होगा या सेम नहीं होगा या डिफाइंड नहीं होगा। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। तो हम ए बी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स। ए इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, तो ए बी को हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब मतलब ए बी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी भी किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इसके ऑर्डर के बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट बराबर है तो ऑर्डर भी बराबर ही होंगे। तो अब देखिए, यहां से देखिए ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू, अब हम ऐसा लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ये और ये बी ए इनवर्स। तो अब ये रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करिए, तो यह जो बी ए है आपका, जो आपका बी ए है उसको आप क्या मान के चलिए, एक्स मान के चलिए। तो ऑर्डर ऑफ ए एक्स ए इनवर्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ये बी ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी ए। क्यों, क्योंकि हम इस रिजल्ट का यहाँ पर यूज किए हैं। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ ए बी है वो किसके बराबर आ गया, ऑर्डर ऑफ ए बी बी ए के बराबर आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू हुआ, आपका ऑप्शन बी ट्रू हुआ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर जो भी रिजल्ट बताए जाए वो आप नोट करते हुए चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। The number of element of order 5 in a symmetric group S5। मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि S5 में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, S5 में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो मैं यहाँ पर एक रिजल्ट आपको फिर बता रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P इन SP। यहाँ पर एस एन है, मतलब हम एस एन के लिए इन जनरल आपको बता देते हैं कि अगर इस प्रकार का आपको ग्रुप दिया गया, मतलब ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ पी सिंबल है, तो अगर पी ऑर्डर का एलिमेंट पूछा जाए यस पी में, यहाँ पर पी क्या है, स्क्वायर पी इज प्राइम। प्राइम मतलब 2 3 5 7 11 ऐसे मतलब नंबर, वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो आप लोग प्राइम नंबर तो जानते ही होंगे। तो आप देखिए, अब पी ऑर्डर का एसपी में कितने एलिमेंट होंगे, ये क्या होता है, ये फैक्टोरियल p माइनस 1 एलिमेंट। मतलब अगर एसपी टाइप का कोई ग्रुप है और उसमें पी ऑर्डर का एलिमेंट आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करिए, आप सीधा बताइए कि p माइनस 1 एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर के, मतलब p ऑर्डर के। तो आप यहाँ पर देखिए 5 प्राइम है, तो ये रिजल्ट आपका एप्लीकेबल है यहाँ पर कि नहीं है, एप्लीकेबल है, तो यही रिजल्ट अप्लाई करिए। तो 5 ऑर्डर के S5 में कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑर्डर के S5 में 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या 24 एलिमेंट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ सी।
यहां से सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। यहां पर आपको साइक्लिक ग्रुप दिया गया है, गिवन क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 और आपसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। आप सबसे पहले ये आप जानिए कि किसी भी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, मान लो एन ऑर्डर का आपको साइक्लिक ग्रुप लिखना है, तो एन ऑर्डर का जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड एन के। एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है। तो 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये होगा Z10 के आइसोमॉर्फिक। अब Z10 में नंबर ऑफ जनरेटर आपको बताना है, तो अब नंबर ऑफ जनरेटर क्या होता है, नंबर ऑफ जनरेटर इन ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू फाई n होता है। फाई n यहाँ पर यूलर फाई फंक्शन है। अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए साइक्लिक ग्रुप अगर n ऑर्डर का है तो उसके पास कितने जनरेटर होंगे, फाई n जनरेटर होंगे, फाई n। अब देखिए फाई n कैसे कैलकुलेट करते हैं, if P is prime then phi P equals to P minus 1। अगर P प्राइम है तो फाई P क्या होता है, P माइनस 1 होता है। एक रिजल्ट और लिख लीजिए, if P and Q are prime then phi P into Q equals to phi P into phi Q। अब यहाँ पर P और Q दोनों प्राइम है तो फाई P डॉट Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई P इंटू फाई Q। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, फाई 2 इंटू फाइव क्या होगा, फाई 2 इंटू फाई 5। अब इसकी वैल्यू इस रिजल्ट से क्या हो जाएगी, P माइनस 1 मतलब 1 और इसकी वैल्यू 4, तो ये 4 आ गया। तो फाई 10 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको बताना है 10 ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ जनरेटर। तो नंबर ऑफ जनरेटर 10 ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप में क्या होगा, फाई 10 होगा। तो फाई 10 की वैल्यू क्या आई, फाई 10 की वैल्यू 4। तो आपका ऑप्शन कौन करेक्ट हुआ, डी करेक्ट हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इफ G is a cyclic group of order 8 then the order of the group of automorphism of G is। मतलब साइक्लिक ग्रुप 8 ऑर्डर का है तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z8 के आइसोमॉर्फिक होगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म मतलब 8 और ये ग्रुप क्या दिया गया है, Z8 दिया गया है। तो इसका ऑर्डर आपको निकालना है। तो ऑर्डर निकालने से पहले कुछ मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो 8 ZN होता है, अगर यहाँ पर N ऑर्डर का कोई ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप, तो 8 ZN किसके आइसोमॉर्फिक होता है, 8 ZN UN के आइसोमॉर्फिक होता है, UN के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ऑर्डर ऑफ 8 ZN क्या होगा, ऑर्डर ऑफ UN, और UN का ऑर्डर क्या होता है, फाई N होता है। UN का ऑर्डर क्या होता है, फाई N होता है। तो मतलब
8Z8 क्या हो जाएगा? 8Z8 हो जाएगा आपका 58। 58। अब देखो, अब 58 कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर फिर एक रिजल्ट उसी में लिखिए, p कोई प्राइम है, देन 5p का पावर n इक्वल टू p का पावर n माइनस p का पावर n माइनस 1। ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मतलब p कोई प्राइम है तो 5p का पावर n किसके बराबर होता है? p का पावर n माइनस p का पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप 58 को 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। आप इस रिजल्ट से 2 का पावर 3, यहाँ पर 2 क्या है? प्राइम है, तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 2 का पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 1। तो अब ये हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ऑर्डर ऑफ 8Z8 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, दी सेट M ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ब्रैकेट में लिखा है सेम ऑर्डर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसका ऑर्डर सेम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने रो उतने कॉलम। विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक ग्रुप होगा, दूसरा सेमी ग्रुप होगा, तीसरा मोनाइड होगा और चौथा रैंक होगा। तो रैंक तो बेवजह उन्होंने दे दिया है। अब ग्रुप की जब बात कर रहे हैं तो रैंक की कोई बात ही नहीं होगी। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन आपका डी दिया गया है रैंक, वो डिस्कार्ड करिए। और ऐसे एक ना एक ऑप्शन रहते ही हैं, तो आप उनको पहचान के डिस्कार्ड, सबसे पहले उसको डिस्कार्ड करिए। तो अब देखिए आपको क्या दिया गया है? M जो है वो सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लो AIJ, यहाँ पर A ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आपसे पूछा क्या जा रहा है? क्या ये ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनाइड होगा, क्या होगा? तो आप देखो ग्रुप क्या होता है। पहले नंबर सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है? अगर कोई सेट आपको दिया जाता है, वो क्लोज्ड हो, जो भी बाइनरी मतलब ऑपरेशन यहाँ पर दिया गया है क्लोज्ड हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं मल्टीप्लिकेशन ले लिया हूँ। और एसोसिएटिविटी होल्ड हो, तो आप कह देंगे ग्रुप क्या हो जाएगा? सेमी ग्रुप हो जाएगा। फिर मोनाइड क्या होता है? मोनाइड अगर सेमी मतलब क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाए? अगर आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर जाए? सेट में। जो भी सेट आपको दिया गया तो आप कह देते हैं ये मोनाइड हो गया। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मतलब मोनाइड और प्लस हर सेट के हर एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे उसी सेट में, तो हम कह देते हैं ये सेट ग्रुप हो गया। मोनाइड प्लस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज इनवर्स इन सेट। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक बात। अब जो आपसे पूछा जा रहा है उसको हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अब देखो कोई हम अगर हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 की ABCD, और आपको बी कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 का EFGH। तो आप देखो जब यहाँ पर ऑपरेशन क्या दिया गया है? मल्टीप्लिकेशन। तो A
मल्टीप्लाइड बाई बी क्या आएगा, ये भी कोई 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। तो मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो क्लोज हो गया। और आप जानते हैं मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, वो एसोसिएटिव होता है, आपने क्लास 12th में पढ़ा है ये, और वहां पर आपने देखा भी है। तो एसोसिएटिव तो ऑलरेडी हो गया। और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 1 0 0 और 1 ये आपके सेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम 2x2 का लेते हैं, मतलब एम में ऐसे मैट्रिसेस आती हैं 2x2 की, तो उसमें ये भी आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो ये क्या हो गया, मोनाइड हो गया। लेकिन आप देखिए अगर हम ये ले लें 2 3 और यहाँ पर 2 3, देखो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन जनरल 2x2 मैट्रिक्स ग्रुप नहीं बनाता है, तो मोनाइड तो हो जाएगा लेकिन ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, इन जनरल 2x2 की जो मैट्रिसेस का सेट होता है वो ग्रुप तभी बनाता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, जैसे आपने ग्रुप पढ़ा होगा GLN-R, SLN-R या SLN, जो भी फील्ड यहाँ पर दी गई है, CZP कोई भी फील्ड है, तो उस पर डिफाइंड होता है वो ग्रुप। उसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं कि जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, तो वो तो ग्रुप बनाता है। लेकिन इन जनरल आप n×n² मैट्रिक्स ग्रुप नहीं बनाएगा। ये कहाँ तक होगा, मोनाइड तक होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। 17 में बस इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।